बारिश की हल्की हल्की बूंदें पुराने से घर की छत पर गिर रही थीं। नैनीताल के एक शांत मोहल्ले में बने उस घर में 4 लोग रहते थे। नैना, उसके पिता देवी दत्त पांडे, उसकी सौतेली माँ किरण और उसकी सौतेली बहन रिया। नैना की माँ का कई साल पहले निधन हो चुका था। उसके बाद देवी दत्त जी ने दूध मुही नन्ही सी नैना को पालने के लिए दूसरी शादी कर ली थी। पर विडंबना ये कि किरण नैना को पालने के नाम पर खाना ही देती थी। उसने कभी भी नैना को वो प्यार नहीं दिया जो एक छोटे बच्चे को चाहिए होता है। क्या बचपन सिर्फ 2 वक्त की रोटी और कपड़े देने से फल फूल पाता है? रोटी कपड़े के साथ थोड़ा प्यार भी ज़रूरी होता है, जो नैना को अपनी सौतेली माँ से बीते 20 सालों में तो नहीं मिला। किरण का नैना के प्रति व्यवहार हमेशा से ही रूखा था, पर अब जैसे जैसे नैना बड़ी हो रही थी, किरण की नैना के प्रति रुखाई अब डांट फटकार में बदल गई। वह नैना को डांटने का, उसके हर काम में कमी निकालने का मौका कभी नहीं चूकती थी। लेकिन रिया बिल्कुल अपनी माँ जैसी नहीं थी। वह नैना को बहुत प्यार व सम्मान देती थी। दोनों साथ हर काम करती, हंसती, पढ़ाई करती और एक दूसरे के हर छोटे बड़े राज साझा करती। जब भी किरण नैना को डांटती, रिया चुपके से उसके कमरे में आकर उसे हंसाने की कोशिश करती। नैना के पिता अपनी दोनों ही बेटियों को बहुत प्यार करते थे। ऐसा नहीं था कि उन्हें किरण का नैना के प्रति रूखा व्यवहार नजर नहीं आता था, लेकिन नौकरी की व्यस्तता और घर का माहौल उन्हें अक्सर बेबस बना देता था। वे चाहते हुए भी हर बार नैना का साथ नहीं दे पाते थे। नैना भी कभी शिकायत नहीं करती थी। उसने भी दर्द छिपाकर जीना सीख लिया था। हर सुबह नैना कॉलेज जाती, अपनी पढ़ाई में मन लगाती और शाम को घर लौटकर घर के कामों में माँ का हाथ बटाती। बाहर से वह हमेशा शांत और मुस्कुराती हुई दिखाई देती, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं यह इच्छा जरूर थी कि कोई ऐसा हो जो उसे बिना किसी शर्त के समझे, उसकी खामोशी को पढ़ सके, उससे भी कोई प्यार के 2 बोल बोले। शायद किस्मत उसकी यह दुआ सुन रही थी। एक दिन कॉलेज की छुट्टी हुई। आसमान पर अचानक काले बादल छा गए। कुछ ही मिनटों में तेज बारिश शुरू हो गई। जिनके पास छाता था वे बच्चे जल्दी निकल गए और बाकी छात्र इधर उधर छुपने लगे। नैना भी भीगने से बचने के लिए सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। आज की बारिश न जाने क्यों नैना को बहुत भा रही थी। झील की सतह पर गिरती बारिश की बूंदें, देवदार, चीड़ के भीगे पेड़ और भीगे पेड़ों की खुशबू। नैना मंत्र मुग्ध सी प्रकृति के इस सौंदर्य को निहार रही थी। तभी गाड़ी के बज रहे लगातार हॉर्न ने उसका ध्यान खींचा। कौन है जो इतना बेचैन हो रहा है? यह सोचते सोचते उसने सड़क की ओर देखा। एक काली गाड़ी उसी के सामने खड़ी थी। अंदर बैठा एक युवक मुस्कुराते हुए बोला, माफ कीजिए, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपको घर छोड़ सकता हूँ। नैना ने एक पल उसकी तरफ देखा, फिर विनम्रता से बोली, नहीं थैंक यू। युवक ने भी दोबारा उससे पूछना उचित नहीं समझा और शीशा वापस ऊपर कर आगे बढ़ गया। युवक चला तो गया, पर जाने ऐसा क्या पीछे छोड़ गया कि नैना उस दिन बारिश में भीगी अनमनी सी घर लौटी। अगले दिन कॉलेज पहुंची तो कैंपस में असामान्य हलचल थी। छात्र छात्राएं आपस में बातें कर रहे थे। सुना है नए गेस्ट लेक्चरर आए हैं। कुछ ही देर में प्रिंसिपल एक युवक के साथ ऑडिटोरियम में आए। नैना की नज़र जैसे ही मंच पर गई, वो हैरान रह गई। अरे, यह तो वही युवक है जिसने कल बारिश में उसे घर छोड़ने का प्रस्ताव दिया था। नैना मन ही मन बुदबुदाई। कल तो नैना उसे ढंग से देख नहीं पाई थी, लेकिन मंच में खड़े उस युवक को देख नैना हतप्रभ रह गई। ये लंबा कद, गोरा रंग, गहरी काली आंखें, सलीके से बने बाल। उफ, नैना फिर बुदबुदाई। इस पर्सनालिटी पर तो कोई भी फिदा हो जाए। तभी मंच पर खड़े प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए बच्चों से कहा, ये है मिस्टर आरव जोशी। आज ये आप सबसे कुछ बातें करेंगे और आपको भविष्य में कौन सा करियर ऑप्शन चुनना है ये भी बताएंगे। यदि कोई कुछ पूछना चाहे तो एक एक करके पूछ सकता है। मिस्टर आरव ने इतनी छोटी सी उम्र में जो मुकाम हासिल किया है वह सराहनीय है। आप लोग भी उनसे मार्गदर्शन लेकर अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं।
यहाँ प्रिंसिपल मिस्टर आरव की तारीफों के पुल बांध रहे थे और उधर मिस्टर आरव नैना की सादगी पर निहाल हुए जा रहे थे। वो अपनी नजरें नैना पर से हटा ही नहीं पा रहे थे। अब मिस्टर आरव आप लोगों से कुछ अपनी कहेंगे, कुछ आपकी सुनेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर आरव जोशी का। तालियों की गड़गड़ाहट ने मिस्टर आरव का ध्यान तोड़ा तो वे थोड़ा सकपकाए और फिर खुद को समेटते हुए माइक पर अपने अनुभव बताने लगे। करीब करीब 2 घंटे चले इस अनुभवों के आदान प्रदान के बाद नैना लाइब्रेरी की ओर जाने लगी। सुनिए। नैना पलटी, देखा मिस्टर आरव खड़े थे। उनके हाथ में एक गुलाबी रुमाल था। नैना थोड़ा हैरान, क्योंकि ये गुलाबी रुमाल उसी का था जो कल न जाने कहाँ गुम हो गया था। नैना ने सकुचाते हुए सवालिया आंखों से मिस्टर आरव की ओर देखा। जी, आज ये रुमाल मुझे वहीं पड़ा मिला जहां कल आप खड़ी थीं, लेकिन रुमाल तो बिल्कुल साफ धुला हुआ है। कब, कैसे? नैना अभी अपनी बात पूरी भी न कर पाई, मिस्टर आरव बीच में ही बोल पड़े। जी, वो मैं मॉर्निंग वॉक करते हुए रोज वहीं से गुजरता हूँ। कल ये रेशमी रुमाल मैंने आपके गले पर लिपटा देखा था, सो सोचा आप तक पहुंचा दूं। मैंने इसे धोकर साफ कर दिया है। थैंक यू सर, मैं कल से यही रुमाल ढूंढ रही थी। बोलते बोलते नैना गंभीर हो गई। यही एक इकलौती चीज है जो मुझे आज भी मेरी माँ से जोड़े रखती है। ये मेरी माँ का रुमाल था सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज सो प्रीशियस टू मी। ये कहते हुए नैना ने वह गुलाबी रुमाल मिस्टर आरव के हाथ से लेकर अपने गले पर लपेट लिया, मानो जैसे माँ की बाहों ने उसे थाम रखा हो। अब तक नैना की कजरी आंखों में आंसू भर गए। वह अपने आंसुओं को छुपाते हुए मिस्टर आरव को फिर से थैंक यू बोलकर लाइब्रेरी की ओर तेजी से चल पड़ी। मिस्टर आरव नैना को कुछ कहना चाह रहे थे, परंतु कुछ कहते तब तक नैना मुड़कर जा चुकी थी। ऐसे ही कई बार जाने अनजाने नैना और मिस्टर आरव की मुलाकात हो जाती थी, कभी लाइब्रेरी में, कभी कैंटीन में। एक दिन नैना कॉलेज के बगीचे में बैठी कुछ पढ़ रही थी, तभी किसी ने पीछे से आकर धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। नैना घबरा कर पलटी तो उसके हाथ से वह किताब छूट गई। तभी मिस्टर आरव ने तुरंत उस किताब को नीचे गिरने से पहले ही पकड़ लिया। ओह सर, आप? जी माफ कीजिएगा, मुझे आपको डराने का कोई इरादा नहीं था। यह कहते हुए मिस्टर आरव ने वह किताब नैना की ओर बढ़ा दी। श्यामची आई। मिस्टर आरव ने बुक का नाम पढ़ा, फिर बोले, बहुत अच्छी किताब है। मिस्टर आरव आगे बोले, तुम्हें पता है इस कहानी की मूल भाषा मराठी है और इसके लेखक साने गुरुजी हैं। नैना बड़े आश्चर्य से मिस्टर आरव की ओर देखते हुए बोली, सर आपने पढ़ी है ये किताब? हाँ, मिस्टर आरव ने जवाब दिया। यह बोली, मैं तो बहुत बार पढ़ चुकी हूँ ये किताब। जब भी माँ की याद। वह इतना बोलकर चुप हो गई और बात पलटते हुए बोली, सर आप यहीं रहते हो या कहीं और से आए हो? इस बात का कोई जवाब न देते हुए मिस्टर आरव गौर से नैना की आंखों में देखने लगे, फिर बोले, जो तुम्हारे होंठ नहीं बोल पाते वह तुम्हारी आंखें बोल देती हैं। नैना फिर बात बदलने की कोशिश करते हुए कहती है, सर मैं पूछ रही थी। मिस्टर आरव बीच में ही बोल पड़े, जी नहीं, मैं यहाँ से नहीं हूँ, मेरा घर देहरादून में है और अभी मैं हरिनगर में मकान नंबर 22 में रहता हूँ। क्या? नैना का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला ही रह गया। अरे सर, इसका मतलब आप मेरे बगल वाले घर में रहते हैं? वह और पक्का करने के लिए बोली, मोहनचंद जोशी जी के घर में? जी नैना जी, मैं वहीं रहता हूँ, वह मेरे ताऊजी का घर है। ओह, नैना अचंभित होते हुए बोली, आपको क्या लगा मैंने आपको उस दिन बारिश में साथ चलने को क्यों कहा था? यह सुन नैना पूरी तरह झेप गई। सर वो मैं। तभी मिस्टर आरव बोले, क्या सर ये सर वो कर रही हो नैना? हैं? मैंने सुनते ही नैना का मुंह खुला ही रह गया और फिर तपाक से उसके भी मुंह से निकला, आप वही तोता हो? यह बोल नैना जोर जोर से हंसने लगी। तुम हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हो, मिस्टर आरव बोले। अचानक नैना चुप हो जाती है। इतने सारे झटके शायद नैना झेल नहीं पा रही थी। वह क्लास का टाइम हो गया है सर कहकर वहां से भाग गई। अक्सर
कॉलेज से घर लौटते ही नैना की मुस्कान दरवाजे पर ही रुक जाती थी। फिर आज तो नैना को लौटने में थोड़ी देरी हो गई थी। उसे पता था अब क्या होने वाला। नैना के अंदर घुसते ही उसकी सौतेली माँ ने तेज आवाज में कहा, बहुत देर हो गई, आज कॉलेज पढ़ने जाती हो या घूमने? नैना धीरे से बोली, माँ आज लाइब्रेरी में कुछ काम था। किरण ने बिना उसकी बात सुने कहा, बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे। पहले जाकर बर्तन साफ करो, फिर रात का खाना बनाओ। नैना चुपचाप अपना बैग कमरे में रखकर रसोई की ओर बढ़ गई। तभी रिया वहां आ गई और मुस्कुराकर बोली, दीदी लाइए, मैं सब्जी काट देती हूँ। नैना ने कहा, नहीं रिया, तुम जाओ अपनी पढ़ाई करो। माँ ने देख लिया तो दोनों को डांट पड़ेगी। रिया ने धीरे से नैना का हाथ पकड़ उसकी उदास आंखों में झांकते हुए कहा, मुझे माँ की डांट से डर नहीं लगता, लेकिन आपकी उदास आंखें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। यह सुन नैना की आंखें नम हो गई। उधर दरवाजे के पीछे खड़ी किरण दोनों बहनों को देख रही थी। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि रिया हर बात पर नैना का साथ दे। किरण पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। दोनों बहनों ने मिलकर खाना बनाया। फिर नैना बोली, रिया तुम जाओ अपना होमवर्क करो, अब किचन मैं समेट लूंगी। रिया मुस्कुराते हुए बोली, ओके दीदी, पर आज हम दोनों कोई मूवी देखेंगे। नैना को कुछ ना बोलते देख रिया फिर मनुहार करते हुए बोली, दीदी प्लीज ना। नैना चुप, कुछ तो बोलो दीदी, कल संडे है ना, प्लीज 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 दीदी। अब नैना उसे देख मुस्कुराने लगी और बोली, चल ठीक है, पर माँ से तो तू ही पूछेगी, मैं नहीं। ओके डन कहकर रिया अपने कमरे में चली गई। नैना भी अपना बैग उठाकर ऊपर अपने कमरे में आ गई। नैना का कमरा घर की छत पर बना एक छोटा सा कमरा था, जो कभी स्टोर रूम हुआ करता था। दीवारों पर जगह जगह नमी व सीलन के गहरे धब्बे थे। पूरे कमरे में सीलन की गंध फैली हुई थी और लकड़ी की पुरानी खिड़की की दरारों से ठंडी पहाड़ी हवा भीतर चली आती थी। सर्दियों में यह कमरा बर्फ सा ठंडा हो जाता था, परंतु गर्मियों में यहाँ हल्की ठंडक बनी रहती थी। कमरे में एक चारपाई पड़ी थी जिस पर पैबंद लगी चादर बिछी हुई थी, परंतु खास बात यह थी कि चादर बिल्कुल साफ सुथरी थी। दीवार से सटे दो संदूक एक के ऊपर एक रखे हुए थे, जिनमें नैना अपने कपड़े रखती थी। एक कोने पर एक लकड़ी का पुराना सा रैक रखा हुआ था, जिन पर नैना ने अपनी किताबें बड़े ही सलीके से जमा कर रखी हुई थी। दीवारों पर ठुकी कुछ कीलों पर नैना के स्वेटर और कुछ कपड़े टंगे थे। इतने अभावों के बावजूद भी नैना को अपना यह छोटा सा कमरा बहुत प्रिय था। शायद इसलिए कि उसकी खिड़की के ठीक बाहर प्रकृति अपनी पूरी उदारता के साथ उसका इंतजार करती थी। सुबह होते ही देवदार और चीड़ के पेड़ों से आती ठंडी सुगंधित हवा उसके चेहरे को सहला जाती थी। दूर पहाड़ियों पर तैरती धुंध, पक्षियों का मधुर कलरव और बादलों का धीरे धीरे घाटियों में उतरना उसके मन को एक अनकहा सुकून दे जाता था। जब माँ के ताने और उपेक्षा उसे भीतर तक तोड़ देती थी, तो वह खिड़की के पास बैठकर घंटों उन पहाड़ों को निहारती थी। ऊपर कमरे में पहुंचकर नैना ने फटाफट हाथ मुंह धोया और बैग लेकर अपना असाइनमेंट पूरा करने लगी। असाइनमेंट पूरा कर वह चेयर से उठी और कमरे के बाहर खुली छत पर आकर आसमान को ताकने लगी। यह वह हर रोज करती थी। तभी रोज की तरह सामने की पहाड़ी में बने बल्लभ पंत जी के घर से गानों की आवाजें आने लगी। बल्लभ पंत जी की पत्नी का देहावास कुछ महीने पहले ही हुआ था। कहते हैं तभी से बल्लभ पंत जी अपनी पत्नी को याद कर गाने सुनते रहते हैं। पंत जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। नैना सोच रही थी, क्या कोई किसी से इतना प्रेम भी कर सकता है? उसे आज पहली बार गाना अच्छा लग रहा था। वह भी बज रहे गाने के साथ गुनगुनाने लगी। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन
जाने जा तुमने मुझे देखा। नैना अपनी धुन में मग्न गाना गुनगुना रही थी। तभी उसे बगल वाले घर की छत पर किसी की आहट हुई। नैना तुरंत चुप हो गई। उसने जानबूझकर पलटकर नहीं देखा और फौरन ही अपने कमरे में आ गई। तभी उसकी नजर तकिए पर रखे उसी गुलाबी रुमाल पर पड़ी। रुमाल देख उसे दिन का वाकया याद हो आया। वह सोच में गुम हो गई। अच्छा, तो ये मिस्टर आरव वही लड़का है जो गर्मियों की छुट्टी में नैनीताल आता था। उसे अभी भी वह छुट्टियां याद है जब एक दिन माँ ने नैना को खेलने नहीं जाने दिया। तो वह लड़का जिसे बचपन में सभी आबू कहते थे उसे बुलाने आया। नैना घर के आंगन में खड़ी सभी बच्चों को खेलते देख रही थी। आबू उसके पास आकर बोला, आज तुम खेलने नहीं आओगी? नैना के मना करने पर आबू ने फिर पूछा, क्यों? नैना ने डबडबाई आंखों से कहा, माँ गुस्सा है। क्यों गुस्सा है? आबू बोला, मुझसे रिया का खिलौना टूट गया, बस इतनी सी बात पर खेलने नहीं भेजा। आबू रुआसा होते हुए बोला, तुम खेलो जाओ। नैना बोली, नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगा। तभी आबू मेरा उदास मुंह देखकर बोला, तुमने कभी नैना को देखा है? वह हमेशा चहचहाती रहती है। तुम भी जब हंसती हो तो लगता है मैना चहचहा रही है। आबू उस दिन से रोज नैना को मैना ही बुलाता था और नैना भी उसे चिढ़ाते हुए तोता तोता बुलाती थी। दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। पहले कुछ साल तो आबू हर छुट्टियों में आता था। धीरे धीरे उसका आना बंद हो गया। आबू जब भी आता था तो कहता था, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हें यहाँ से कहीं दूर ले जाऊंगा। नैना वह सब पुरानी बातें याद कर रो पड़ी। अचानक उसे सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज आई। वह समझ गई ये पक्का रिया होगी। उसने झटपट अपनी आंखें पोंछी और सोने का नाटक करने लगी। रिया धम से नैना के बगल में लेटते हुए बोली, दी अब ज्यादा नाटक मत करो, मुझे पता है आप जगी हो। यह कहते कहते रिया नैना को गुदगुदी करने लगी। नैना खिलखिलाते हुए उठ बैठी। फिर दोनों ने मिलकर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी देखी। अक्सर ऐसा होता था, फिल्म देखने के बाद रिया वही नैना के साथ ही सो जाती थी। अगले दिन दरवाजे पे हो रही ठक ठक से दोनों की आंखें खुली। नैना उन्नीदी सी हालत में दरवाजा खोलती है। हमेशा की तरह उसके पापा चाय की केतली और 3 गिलास ले खड़े थे। चलो फटाफट दोनों ब्रश करो, फिर साथ चाय पियेंगे। जब तक दोनों बहनें ब्रश करके आईं तो देखा छत पर पापा और मिस्टर आरव बैठे थे। आओ बेटा, पांडे जी बोले, ये मिस्टर आरव हैं। उस शख्स की तरफ इशारा करते हुए बोले, ये पड़ोस में ही रहते हैं अपने ताऊजी के साथ। दोनों बहनों ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। नैना बोली, पापा ये हमारे ही कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर हैं। ओह इट्स ग्रेट, पांडे जी बोले। बेटा रिया जाओ एक गिलास और लेकर आओ दाजू के लिए। रिया फौरन दौड़ती हुई गिलास ले और बोली, पापा मैं नीचे मम्मा के साथ ही चाय पी लूंगी, आप लोग पीजिए। यह बोलकर वह धड़धड़ाती हुई फिर से नीचे उतर गई। चाय पीते पीते पांडे जी और मिस्टर आरव के बीच औपचारिक बातें होने लगी। नैना थोड़ा असहज महसूस करने लगी। वो बोली, पापा मैं भी नीचे जाती हूँ। तभी मिस्टर आरव बोल पड़े, और कल वाला असाइनमेंट पूरा हो गया? कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। हाँ हाँ बेटा, सर से पूछ लिया करो, बगल में ही तो है, पांडे जी बोले। जी पापा, पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदती हुई मीना बोली। चलो तुम लोग कुछ पढ़ाई की बातें करो, मैं साग भाजी ले आता हूँ, नहीं तो तेरी मत चिल्लाएगी, हंसते हुए पांडे जी बोले और सीढ़ियाँ उतरने लगे। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद मिस्टर आरव ही बोले, तुम गाते बहुत अच्छा हो। जी, नैना चौंकते हुए बोली। जी मैना जी, कल छत पर आप अकेली खड़ी गा रही थी, तब सुना। ओ नैना, माँ की आवाज सुन नैना सर से बोली, मुझे जाना होगा, माँ बुला रही है। मिस्टर आरव अपनी चेयर से उठे और एक कागज नैना को थमाकर दीवार फांद कर चले गए। डरी सहमी नैना दौड़कर अपने कमरे में घुसी और दरवाजा बंद कर लिया। उसने कांपते हाथों से वह कागज खोलकर पढ़ा, आज शाम 5 बजे नैनी झील पर मिलो। नैना अभी भी वह कागज हाथ में लिए कांप रही थी।
तभी दीदी, ओ दीदी, रिया जोर जोर से दरवाजे पर हाथ मार रही थी। हड़बड़ाकर नैना ने वह कागज तकिए के नीचे रखा और दरवाजा खोलकर बोली, क्या है छोटी, इतनी बेसब्री क्यों? रिया मुस्कुराते हुए अंदर घुसते हुए बोली, दी चलो ना, आज कहीं घूमने चलते हैं। मैंने माँ से भी पूछ लिया है, माँ कह रही है अकेले नहीं जाने दूंगी, जहाँ भी जाना है नैना को लेकर जाओ। रिया उत्सुकता से बोली, चलो ना दी, आज नैनी झील पर बोटिंग करेंगे। हल्की हल्की पड़ती फुहारों के बीच बोटिंग करने का तो मजा ही कुछ और है। यह कहकर रिया नैना की ओर मुड़ी तो घबरा गई। दी, नैना दी, क्या हुआ? आपके चेहरे का रंग उड़ा हुआ क्यों है? आपकी तबीयत तो ठीक है? अरे रे, बस रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर आप ठीक लग नहीं रहे हो। बेड पर नैना को बैठाते हुए रिया बोली। रिया को कुछ ज्यादा ही बेचैन देख नैना ने तकिए के नीचे से आरव का दिया लेटर निकालकर उसे पकड़ा दिया। लेटर पढ़कर रिया नैना की आंखों में झांकते हुए बोली, दीदी, इसमें घबराने वाली क्या बात है? आपका मन नहीं है तो मत जाइए, पर मिस्टर आरव एक अच्छे व सुलझे हुए इंसान है, आप चाहो तो एक बार उनसे मिल लो। फिर कुछ और गंभीर होते हुए बोली, कल पापा कह रहे थे कि मिस्टर आरव के मम्मी डैडी ने पापा से आपके रिश्ते की बात की है। नैना चौंकते हुए बोली, ये कैसे संभव है? 2 दिन की मुलाकात में आप कैसे किसी को जान सकते हो? पापा ऐसे कैसे बिना जांचे परखे उससे मेरी शादी की बात चला सकते हैं? रिया झुंझुलाते हुए बोली, क्या नैना दी, कभी तो खुश हो लिया करो, वैसे भी पापा को मिस्टर आरव बहुत पसंद है। यदि आपको भी पसंद आए तो पापा आगे बात बढ़ाएंगे। नैनी झील का प्लान भी हम तीनों का बनाया हुआ है। नैना का तो अब सर चकराने लगा। पर माँ, नैना बोली, वो तो बाद की बात है, पहले आप मिस्टर आरव को जांच परख तो लो, उनसे एक बार मिल तो लो। रिया बोली। नैना के गले से लिपट गई। दी, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। दोनों बहनें कुछ देर यूं ही खड़ी रहीं, फिर रिया ही बोली, आप वही गुलाबी वाला सूट पहनना आप पर बहुत खिलता है। ठीक है रिया, पर पहले दिन का खाना तो बना लो, वरना माँ फिर गुस्सा करेंगी। चलो दी, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। यह कहकर दोनों बहनें किचन में आ गई। तभी मिसेस पांडे की आवाज आई, नैना, ओ नैना, आज खाना बनाकर अपना कॉलेज का काम खत्म कर लेना, फिर तुम्हें रिया को लेकर नैनी झील जाना है। फिर धीरे से बड़बड़ाते हुए बोली, ये आजकल के बच्चे भी न जाने क्या क्या करते हैं, भला बारिश में भी कोई नैनी झील घूमने जाता है। माँ को यूं बड़बड़ाते देख दोनों बहनें खीखी खीखी करके हंसने लगी। अरे चेलियों, ये हंसी ठट्टा कम करो और फटाफट हाथ चलाओ। दोनों बहनों ने फटाफट खाना बनाया और डाइनिंग टेबल पर सजा दिया। कद्दू का साग, पालक वाली पलियो, भट्ट की चुरकानी, भात और गर्मा गर्म रोटी। अभी रिया ने टेबल पर खाना रखा ही था, तभी पांडे जी की आवाज आई, रिया, ए चेली, देख तक कौन आया? अच्छा। नैना हाथ में पानी का जग और ग्लास लिए किचन से बाहर निकल रही थी तो देखा पापा मिस्टर आरव के साथ आ रहे हैं। मिस्टर आरव को देख नैना ने नजरें झुका ली और किचन में थालियां लेने चली गई। प्रणाम चाची। मिस्टर आरव नैना के माँ के पांव छूते हुए बोले, जी रया बेटा, आओ, आप भी हमारे साथ खाना खाओ। मिसेस पांडे बोली, तभी तो खींच के ले आया हूँ इन्हें, कह रहे थे मुझे पहाड़ी खाना बहुत पसंद है, तो मैंने भी कह दिया मेरी नैना बेटी पहाड़ी खाना बहुत अच्छा बनाती है, चलो आज ही खिलाता हूँ। यह कहकर पांडे जी ठहाका मारकर हंसने लगे। आपको मेरी वजह से तकलीफ उठानी पड़ी। मिस्टर आरव थोड़ा झेपते हुए बोले, नहीं दाजियो, इसमें तकलीफ की क्या बात है, आइए ना बैठिए। यह कहकर रिया ने चेयर बाहर को सरका दी। मिसेस पांडे भी दांत निपोरते हुए बोली, अरे इसमें कैसी तकलीफ, अपना ही घर समझो। चलियो, चलो खाना परसो। यह कहते हुए मिसेस पांडे इधर उधर देखने लगी, फिर हुंकारते हुए बोली, नैना। अब तक जो मिठास शब्दों में दिख रही थी वो अब गायब हो चुकी थी। न जाने ऐन वक्त पे ये लड़की कहाँ चली जाती है। कड़वा सा मुंह बनाकर मिसेस पांडे बोली, जी माँ आई, कहती हुई नैना हाथ पोंछती हुई किचन से बाहर निकली। माँ मैं
नैना घबराते हुए बोली, मैं किचन साफ कर रही थी। क्या मैं लगा रखा है, चल फटाफट आरव को खाना परोस। मैं खुद ही ले लूंगा चाची। ये कहते हुए आरव ने भट्ट की चुड़कानी अपनी कटोरी में निकाल ली। पलियो भी लीजिए कहकर नैना ने कटोरी आरव की थाली में रख दी। दाजू, कद्दू का साग बनाने में तो दीदी का कोई मुकाबला ही नहीं है। यह कहते हुए रिया ने साग आरव की थाली में रख दिया। खाना खाते खाते आरव बोले, खाना तो आप वाकई बहुत लाजवाब बनाती हैं। अरे हाँ बेटा, मैं तो कहती हूँ लड़की कलेक्टर भी बन जाए, पर उसे खाना बनाना और घर संभालना तो आना ही चाहिए। सब मैंने ही सिखाया ठहरा। मिसेस पांडे अपनी तारीफ करते हुए बोली, कल को दूसरे घर जाएगी तो सब मुझे ही गलत ठहराएंगे। सौतेली माँ थी इसलिए कुछ नहीं सिखाया ठहरा। मिसेस पांडे की बातों से सभी थोड़ा असहज महसूस करने लगे। तभी रिया बोली, दाजियो, संडे का पूरा दिन आप कैसे स्पेंड करते हो? ज्यादा कुछ नहीं, घर का छोटा मोटा काम करके, जैसे ताई जी की दवाइयाँ, साग सब्जी वगैरह ले आता हूँ। वैसे भी पहाड़ों में दिन छोटे लगते हैं। पांडे जी आरव की बात का समर्थन करते हुए बोले, सही कह रहे हो आरव बेटा, पहाड़ों में रातें लंबी और दिन छोटे होते हैं। मिस्टर आरव बोले, वैसे मुझे आज मेडिकल स्टोर जाना है, ताई जी के लिए बीपी की दवाइयाँ लाने। आप लोगों को कुछ चाहिए तो बोल दीजिएगा, लेता आऊँगा। मिस्टर पांडे बोले, अरे आप जा ही रहे हो तो दोनों बच्चियों को नैनी झील तक छोड़ दीजिएगा। जी बिल्कुल छोड़ दूंगा, मिस्टर आरव बोले। फिर रिया की तरफ देखते हुए बोले, तुम दोनों रेडी रहना, शार्प 4:30 बजे लेने आऊँगा। हाँ, ये दोनों आपको बिल्कुल तैयार मिलेंगी, पांडे जी बोले। अच्छा चलता हूँ चाची। यह कहते हुए मिस्टर आरव उठ गए। पांडे जी मिस्टर आरव को छोड़ने बाहर तक उसके साथ आते हैं। फिर मिस्टर आरव का हाथ थामकर नम आंखों से बोले, तुम सब संभाल लोगे ना बेटा? जी चाचा जी, सब संभाल लूंगा, परंतु आप चिंता ना करें। यह कहकर मिस्टर आरव अपने घर लौट गए। बाहर से आती गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुन मिसेस पांडे बोली, रिया, ओ रिया, आरव आ गया है, चलो जल्दी। जी माँ, आए। यह कहकर दोनों बहनें तेजी से बाहर गाड़ी की ओर बढ़ गईं। जैसे ही दोनों ने पीछे का दरवाजा खोला, तभी मिस्टर आरव बोले, मैं कोई ड्राइवर हूँ, एक जने को तो आगे आना ही पड़ेगा। इस बात पर रिया हंसते हुए आगे बैठ गई। नैनी झील पहुंचकर रिया बोली, चलो ना दाजू, भुट्टा खाते हैं। हाँ चलो, आरव बोला। मैं यही हूँ, आप दोनों जाकर ले आओ, नैना बोली। ये भी ठीक है, रिया यह कहकर आरव के साथ भुट्टा लेने चली जाती है। झील के किनारे शाम धीरे धीरे ढल रही थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी। हवा से पेड़ों की पत्तियां सरसराकर जैसे कोई मधुर धुन बजा रही थी। नैना मंत्र मुग्ध सी झील में उठती छोटी छोटी लहरों को देख रही थी। हवा के हर झोंके के साथ नैना की घुंघराली लटें उसके गुलाबी चेहरे पर बिखरती जा रही थी। वह हर बार उन लटों को कानों के पीछे सरका देती, लेकिन फिर जिद्दी हवा के झोंके से सारी लटें उसके चेहरे के इर्द गिर्द नाचने लगती। भुट्टे के ठेले पर खड़ा आरव अपलक नैना को निहार रहा था। साहब 40 रुपये हो गया। भुट्टे वाला 2 भुट्टे आरव की तरफ बढ़ाता हुआ बोला, अरे भाई, मैंने तो 3 भुट्टे बोले थे। जी साहब, मैंने तो 3 ही बनाए थे। 1 भुट्टा वही मैडम ले गई जो आपके साथ आई थी। मिस्टर आरव 1 भुट्टा नैना को थमाते हुए बोले, रिया कहाँ है? वह तो आपके साथ थी। यह कहते हुए नैना ने रिया को फोन मिला दिया। दी, मैं अपनी फ्रेंड के साथ बोटिंग कर रही हूँ। दूसरी तरफ से रिया की चहकती हुई आवाज आई, आप और आरव जी भी बोटिंग का आनंद लो। यह कहते हुए उसने फोन काट दिया। क्या हुआ, कहाँ है रिया? मिस्टर आरव बोले। वह अपनी फ्रेंड के साथ बोटिंग कर रही है, नैना बोली। नैना झील को देखकर भुट्टा खा रही थी और आरव नैना को खाते निहार रहा था। क्या आरव नैना से अपने प्रेम का इजहार कर पाएगा? यह जानने के लिए अवश्य सुने कहानी का अगला भाग।